कर्नाटक के शिक्षा क्षेत्र की ड्रेस कोड नीति में हुए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव के हमारे आज के इस एक्सप्लेनर में आप सभी का स्वागत है। जमीनी स्तर पर छात्रों के लिए इसके असल मायने क्या हैं, आज हम यही समझने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस विषय पर आते हैं। इस पूरे सरकारी और नौकरशाही बदलाव के असली असर को समझने के लिए हमारा ये विश्लेषण मुस्लिम और हिंदू छात्रों के बिल्कुल समानांतर अनुभवों पर नजर डालेगा। आज हम जिन मुख्य बातों पर चर्चा करेंगे वो हैं नीति के नए नियम, मुस्कान खान और हिजाब का मामला, शिक्षा और छात्रों के सपने, जनेऊ यानी पवित्र धागे और परीक्षा की चुनौती, आनंद के लिए न्याय की मांग और अंत में अपनी पहचान और शिक्षा के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले भाग से। कर्नाटक की धार्मिक प्रतीक नीति को लेकर आखिर नए नियम क्या कहते हैं। देखिए, 2022 के प्रतिबंध को पलटते हुए नए सरकारी आदेश में एक बहुत ही स्पष्ट बात कही गई है। अब छात्र अपनी तयशुदा यूनिफॉर्म के साथ साथ कुछ खास पारंपरिक और रीति रिवाजों से जुड़े प्रतीक पहन सकते हैं। इसमें पगड़ी, जनेऊ यानी पवित्र धागा, शिवमाला, रुद्राक्ष और हिजाब जैसी चीजें शामिल हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा कैच है। सरकार की ये अनुमति एक सख्त शर्त के साथ आती है। ये सभी धार्मिक प्रतीक ऐसे होने चाहिए जिनसे कैंपस के अनुशासन, वहाँ की सुरक्षा या फिर छात्र की पहचान करने में कोई भी बाधा न आए। ये एक बहुत ही क्रूशल पॉइंट है जिसे ध्यान में रखना जरूरी है। अब बात करते हैं भाग 2 की। जरा पीछे मुड़कर देखते हैं कि मुस्कान खान और हिजाब के मामले में क्या हुआ था। 8 फरवरी 2022 का वो दिन याद है? वो सटीक पल कैमरे में कैद हो गया था जब मुस्कान अपने स्कूटर से कॉलेज पहुंची थी और वहां कुछ लोगों की भीड़ ने उन्हें घेर लिया था। वो लोग लगातार हिजाब उतारने की मांग कर रहे थे और उसी भारी दबाव और तनाव के बीच मुस्कान ने अल्लाहू अकबर का नारा लगाया था। अब उन्होंने वो नारा क्यों लगाया, इस बात को मुस्कान ने खुद बहुत ही शानदार तरीके से समझाया। उन्होंने महात्मा गांधी के अंतिम शब्दों का उदाहरण देते हुए कहा कि जैसे गांधी जी ने गोली लगने पर हे राम कहा था, वैसे ही डर के माहौल में कोई भी इंसान उसी को पुकारेगा जिस पर उसका अटूट विश्वास है। आइए भाग 3 की तरफ बढ़ते हैं। इन सब चीजों का छात्रों की शिक्षा और उनके सपनों पर क्या प्रभाव पड़ता है। कॉलेज के गेट पर हुए उस एक विवाद का असर कितना गहरा था, जरा सोचिए। इन प्रशासनिक बाधाओं ने एक होनहार छात्रा का रास्ता ही बदल कर रख दिया। मुस्कान अपने बीकॉम के तीसरे सेमेस्टर की परीक्षा नहीं दे पाईं। उन्हें दूसरी जगहों पर भी एडमिशन लेने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और हार कर एक ओपन यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना पड़ा। लेकिन कमाल की बात यह है कि उनका हौसला नहीं टूटा। वो आज भी लॉ यानी कानून की पढ़ाई पूरी करने के लिए पूरी तरह से दृढ़ हैं। पता है उनका अंतिम लक्ष्य क्या है? मुस्कान एक मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहती हैं। उनका सबसे बड़ा सपना दूसरी युवा लड़कियों का मार्गदर्शन करना है ताकि उन्हें कभी भी अपनी शिक्षा और अपनी पहचान के बीच किसी एक को न चुनना पड़े। वो ये साबित करना चाहती हैं कि अपनी पहचान बनाए रखते हुए उच्च शिक्षा हासिल करना बिल्कुल मुमकिन है। अब आते हैं भाग 4 पर, जनेऊ पहनकर परीक्षा देने की चुनौती और आनंद की परेशानी। मुस्कान की कहानी से बिल्कुल मिलता जुलता एक और अनुभव है जो आज कई हिंदू छात्रों की निराशा को दिखाता है। 24 अप्रैल को सीईटी परीक्षा के दिन जो हुआ वो प्रशासनिक स्तर पर फैले भारी भ्रम का एक सटीक उदाहरण है। हुआ ये कि आनंद अपने पिता के साथ परीक्षा केंद्र पहुंचते हैं। वहां चेकिंग करने वाला स्टाफ सब छात्रों को चेन और घड़ियां उतारने को कहता है, लेकिन तभी उनकी नजर आनंद के जनेऊ पर पड़ती है और वो उसे भी उतारने की जिद करने लगते हैं। घबराया हुआ आनंद मदद के लिए बाहर इंतजार कर रहे अपने पिता को फोन करता है और ये सब तब हो रहा था जब सरकार पवित्र धागों की अनुमति पहले ही दे चुकी थी। पूरे 10 साल आनंद पिछले 10 सालों से बिना नागा अपना जनेऊ पहन रहा था, लेकिन उस दिन अपनी इंजीनियरिंग की इतनी अहम प्रवेश परीक्षा देने से ठीक पहले उसे गेट पर रोककर कहा गया कि वो इसे पहनकर अंदर नहीं जा सकता। जरा सोचिए उस छात्र के दिमाग पर क्या असर हुआ होगा। इस पूरी घटना और विरोध के बीच आनंद के माता-पिता ने एक बिल्कुल तर्कसंगत सवाल पूछा। परीक्षा में नकल करने के लिए आखिर एक पवित्र धागे का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है? सच में ये सवाल उस हैरानी को साफ झलकाता है कि कोई एक पतले से धार्मिक धागे को चीटिंग के उपकरण के रूप में कैसे देख सकता है। तो अब बढ़ते हैं भाग 5 की ओर, आनंद के लिए न्याय की मांग और प्रशासन के साथ टकराव।
इस घटना से परेशान होकर परिवार ने तुरंत एक्शन लिया। उसी दोपहर वो लोग कॉलेज के प्रिंसिपल से जाकर मिले और जवाब मांगा कि सरकार के इतने स्पष्ट निर्देशों को क्यों नजरअंदाज किया गया। बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं हुई। भविष्य में किसी और छात्र के साथ ऐसा ना हो, ये सुनिश्चित करने के लिए परिवार ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 299 और 302 के तहत पुलिस में बाकायदा एक औपचारिक शिकायत तक दर्ज करा दी। इस पूरे मुद्दे की गंभीरता को समझने के लिए हमें छात्रों पर होने वाले उस भारी एकेडमिक दबाव को समझना होगा। देखिए, अच्छे कॉलेजों में एडमिशन के लिए एक बहुत ही सख्त फॉर्मूला होता है। आपकी पीयूसी बोर्ड परीक्षा के 50% अंक और सीईटी परीक्षा के 50% अंकों को मिलाकर ही मेरिट बनती है। अब हम आते हैं हमारे आखिरी भाग पर, अपनी पहचान और शिक्षा के बीच संतुलन बनाना। एक ऐसा संघर्ष जो हर किसी का है। 97%। जी हाँ, ये महज कोई साधारण नंबर नहीं है। आनंद, जिसने अपने पीयूसी में पहले ही 94% अंक हासिल कर लिए थे, उसे अब अच्छे कॉलेजों में एडमिशन पाने और भारी कैपिटेशन फीस से बचने के लिए कुल 97% के संयुक्त स्कोर की जरूरत थी। और गेट पर हुई उस दिन की बेमतलब की उलझन ने उसके इस लक्ष्य को और भी ज्यादा मुश्किल बना दिया। लेकिन इन दोनों अलग अलग कहानियों में एक साझा दर्द दिखाई देता है। आपको जानकर शायद हैरानी हो कि जब मुस्कान खान को ये पता चला कि हिंदू लड़कों को सीईटी केंद्रों पर अपने जनेऊ उतारने के लिए मजबूर किया गया था, तो उन्होंने सार्वजनिक रूप से इस पर अपना दुख जताया। मुस्कान ने खुद इस अन्याय को महसूस किया, जो ये साबित करता है कि पहचान और शिक्षा की ये लड़ाई किसी एक समुदाय की नहीं बल्कि सबकी है। अंत में ये पूरी चर्चा हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। जब सरकार की स्पष्ट नीतियों के बावजूद जमीनी स्तर पर इतना प्रशासनिक भ्रम बना रहता है, तो छात्र अपनी पहचान और अपने भविष्य दोनों को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं? क्योंकि सच तो यही है कि कागज पर लिखी किसी भी नीति का तब तक कोई मतलब नहीं है जब तक कि क्लासरूम के दरवाजे पर उसे ठीक से समझा और सम्मान न दिया जाए। इस बारे में जरूर सोचिए।